नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी 2021। 20 लिखने की आदत जाएगी नहीं, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है। 2-3 दिन में आदत बन जाएगी 2021, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं राजस्थान के और भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्या घटनाएं चर्चा में रही। जो भी आज के न्यूज़पेपर में आया है वो हम देख लेते हैं मेन। तो सबसे पहले 6 जनवरी है आज। 6 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। वॉर मतलब होता है युद्ध, ऑर्फन होता है अनाथ, और डे मतलब दिन, है ना। तो वार ऑर्फन डे का मतलब हुआ कि युद्ध में जो लोग अनाथ हो जाते हैं, मतलब जितने सारे लोगों की युद्ध में शहीद होते हैं, उन सब लोगों की याद में मनाए जाने वाला दिन। कि एक युद्ध एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोगों, बहुत सारे परिवारों पे से अपने पिता का या फिर परिवार रिलेटिव्स का साया चला जाता है। तो कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, हम विश्व में शांति रख सके, तो इस चीज़ को उन जो शहीद लोग हैं उनकी याद करते हुए कि वापस से ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये है 6 जनवरी को, ठीक है। 6 जनवरी 2021 इस बार का 21 को है, बाकी 6 जनवरी को हमेशा ये मनाया जाता है। जैसा कि कल भी हमने ब्रेग्जिट की चर्चा करी थी, आज फिर ब्रेग्जिट न्यूज़ में है। आज ब्रेग्जिट क्यों न्यूज़ में आया था दोस्तों? कि ब्रेग्जिट ने, देखो ये वाला यूरोप है जैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे यूरोप के, ठीक है, ये यूरोप है और यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, और इधर नीचे की तरफ कौन है? अफ्रीका है, ठीक है। तो यूरोप का ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये स्पेन है, ठीक है, और स्पेन के इधर एक कॉर्नर पर जिब्राल्टर है, ठीक है, और ये नीचे है अफ्रीका। और स्पेन और अफ्रीका के बीच में एक पतली सी, मतलब इधर भी समुद्र है इधर भी समुद्र, तो पतला सा रास्ता बनाया हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों ये जो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे बनाई गई थी ना, ये है यूके की टेरिटरी है, मतलब यूके देश तो इधर है, लेकिन ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये इसी के अधिकार में आती थी, है ना। तो अब क्या हुआ कि यूके अलग हो गया इससे, किससे? ईयू से, मतलब यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया। तो मतलब अब स्पेन और बाकी सब राष्ट्रों को अब ये जिब्राल्टर जल संधि या फिर जिब्राल्टर का उपयोग करने देगा या नहीं करने देगा, इसके लिए स्पेन ने यूके से अलग से संधि करी है इस जिब्राल्टर जल संधि को उपयोग करने के लिए। तो इसी कारण कुछ बातें आज विवादों में हैं। ये दिया है, स्पेन ने घोषणा की है कि ब्रिटेन के साथ जिब्राल्टर का उपयोग करने के लिए उसने एक संधि करी है। तो वही वाला मैप मैंने यहाँ बना रखा है, स्पेन है, ये अफ्रीका का मोरक्को है, और इन दोनों के बीच में ये जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। तो स्पेन ने इससे संधि कर ली है यूके से कि इसका उपयोग उसको करने दिया जाए। अब जिब्राल्टर जल संधि ब्रिटिश समुद्र व्यापार का अब तक, मतलब अब तक जो पहले, मतलब अब तक आज से पहले जिब्राल्टर जल संधि किसका हिस्सा थी? ब्रिटिश समुद्री व्यापार का, मतलब यूके की, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी थी। अब इतने दिन तो यूके भी ईयू में ही था ना, यूके भी यूरोपीय यूनियन में ही था, तो यूरोपीय यूनियन के सभी देश जिब्राल्टर जल संधि का उपयोग कर रहे थे जो ईयू के नियम। लेकिन अब क्या होगा कि अब जिब्राल्टर जल संधि के लिए अलग से इन देशों को यूके से संधि करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ लिखी हुई है कि अब जिब्राल्टर जल संधि ब्रिटिश समुद्र व्यापार क्षेत्र होगा जो ईयू के नियमों का पालन करेगा, तथा जिब्राल्टर अब शेंगेन जोन का हिस्सा होगा। अब दोस्तों जो जिब्राल्टर है वह ईयू से तो हट गया है, लेकिन ईयू जैसा ही एक छोटा अलग तरह का ग्रुप बनाया है, शेंगेन ग्रुप। शेंगेन ग्रुप क्या होता है कि जो ईयू के देश हैं, ईयू में टोटल 28 देश थे, ब्रिटेन के निकलने के बाद अब 27 देश रह गए हैं, जबकि कुछ एक देश ऐसे हैं जो ईयू के सदस्य हैं लेकिन शेंगेन के नहीं है, कुछ हैं जो शेंगेन के सदस्य हैं लेकिन ईयू के नहीं हैं, है ना। तो वास्तव में जिब्राल्टर जल संधि किसके? ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी। ओवरसीज टेरिटरी का मतलब होता है कि उस देश की प्राकृतिक स्थल सीमा से तो जुड़ी हुई नहीं है ये, मतलब ब्रिटेन तो ये है, इसके अंदर नहीं है लेकिन कहीं बाहर है, लेकिन अधिकार इसी देश का है, तो उसे क्या हम बोलते हैं? ओवरसीज टेरिटरी। अब शेंगेन जोन जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो क्या होता है? शेंगेन जोन 26 ईयू देशों का, मतलब यूरोपीय यूनियन के 28 देशों में से 26 देशों का एक समूह है, और ईयू में कुल हैं अब 27, ठीक है, ब्रिटेन के जाने के बाद, जो कॉमन वीज़ा पॉलिसी को फॉलो करते हैं तथा बॉर्डर
कंट्रोल सभी में समान है। मतलब ईयू के जो 27 देश हैं उनमें से 26 देश शेंगेन जोन के सदस्य हैं। जो कॉमन वीज़ा पॉलिसी, मतलब उन देशों में पूरे 26 देशों के लिए एक ही वीज़ा की ज़रूरत है, अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और सभी देशों के बॉर्डर कंट्रोल आपस में सेम है, मतलब एक दूसरे के जैसे ही सभी देशों के बॉर्डर कंट्रोल हैं। मतलब एक दूसरे में आने जाने में उनको कोई परेशानी नहीं है, खुले हुए बॉर्डर हैं उनके, ठीक है। तो ये शेंगेन जोन में, तो अब जिब्राल्टर जल संधि भी इस शेंगेन जोन का हिस्सा हो गई है। तो शेंगेन जोन का हिस्सा होने से क्या होगा कि जिब्राल्टर जल संधि से सभी यूरोपियन यूनियन वाले देश इससे आ जा सकेंगे। हालांकि ब्रिटेन इसका ईयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी भी शेंगेन जोन का हिस्सा वो है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बताया गया है। ईयू में कुल देश 28 थे और यूके के बाहर आने के बाद अब 27 हो गए हैं। लेकिन देखो, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये तीनों भी हैं यूरोपीय यूनियन में ही। लेकिन ये तो यूरोपीय यूनियन, स्विट्जरलैंड तो जैसे ये यूरोप है, इन देशों के बीच में यहाँ पे छोटा सा स्विट्जरलैंड है, तो पूरे यूरोपीय देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ईयू का हिस्सा नहीं है। तो ये अलग और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि एक यूरोप के अंदर ही एक देश है, फिर भी ये ईयू का हिस्सा नहीं है स्विट्जरलैंड। और कौन सा नहीं है? नॉर्वे नहीं है, जो ऐसे करके ये ब्रिटेन में ये वाला नॉर्वे है, तो ये भी इसका हिस्सा नहीं है। और आइसलैंड इधर बना हुआ है, वो भी इसका हिस्सा नहीं है। तो 3 ऐसे देश हैं जो ईयू के हिस्से नहीं है यूरोप में ही, लेकिन ईयू के हिस्से नहीं है। वो कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। C40 सिटीज़ क्लाइमेट ग्रुप, एक क्लाइमेट ग्रुप बना है दोस्तों, बना हुआ था जिसका नाम है C40 सिटीज़। लेकिन C40 सिटीज़ इसका नाम ही है। वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 96 हो गई है। जब यह बना था तब 40 थे। ये ग्रुप क्यों बना हुआ है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्लाइमेट ग्रुप क्लाइमेट चेंज के प्रबंधन हेतु बनाया गया है। और कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। कहाँ पे? लंदन, यूके में। और अभी इसकी कोई मीटिंग हुई है। भारत के इसमें कितने शहर है? विश्व के टोटल 96 शहर है। देश नहीं आते दोस्तों, इसमें शहर आते हैं, सिटीज़ लिख रखा है ना। तो भारत के इसमें 6 शहर है। कौन कौन से? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और जयपुर। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ लिथियम खनन हेतु समझौता किया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिथियम आजकल हमारे लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। क्योंकि लिथियम से क्या हो रहा है? रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा रही है। तो अपने ई व्हीकल पॉलिसी भी आई है ना अभी, कि बैटरी से निर्मित गाड़ियाँ चलाई जाएँ, है ना। और सारे काम भी बैटरी से ही किए जाएँ। जैसे फ़ोन में भी बैटरी होती है, आजकल हर चीज़ रिचार्जेबल होती है ना। तो वैसे बैटरीज में, इनमें प्रयोग कौन सा खनिज होता है? लिथियम होता है ना। तो लिथियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हमारे भारत में लिथियम कम है, तो हमने किसके साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ में। और अर्जेंटीना विश्व का 3रा बड़ा लिथियम उत्पादक देश है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। सबसे पहले तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था क्या? हमारी जो नई संसद बननी है 971 करोड़ रुपए में, उस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। तो पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रतिबंध वापस ले लिया है। तो केंद्र सरकार द्वारा नई संसद के निर्माण हेतु यह प्रोजेक्ट लाया गया था 971 करोड़ की। और इसमें हमारी नई संसद बनेगी जिसमें 1200 सांसद बैठ सकेंगे। इसमें लोकसभा के 888 सांसद होंगे। 2026 में दोस्तों हमारी जो नई जनगणना होगी, मतलब उसमें हमारे सांसदों की संख्या इतनी हो जाएगी, परिसीमन आयोग बनेगा ना हमारा, तो सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। अब तक हमारे 2026 तक फिक्स है, लेकिन 26 में हमारा ये चेंज हो जाएगा। और राज्यसभा की सदस्य संख्या 412 के आसपास हो जाएगी। तो लगभग 1200 सदस्य बैठने की जगह इस संसद में रहेगी। 3 किलोमीटर क्षेत्र में बन रही है और 10 मंजिल इसमें भवन है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सहमति इस पर दे दी है, पहले नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें बोली हैं कि इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पर्यावरण का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। स्मोक टावर वो होते हैं प्रदूषण को मतलब खींच लेते हैं, स्मोक गन आदि सब आपको बनाने पड़ेंगे, ये ऐसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कौन से देश के पीएम ने गणतंत्र दिवस पर भारत आने का दौरा रद्द कर दिया है? हमने इनविटेशन दिया था बोरिस जॉनसन को, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने हाँ भी भर दी थी। लेकिन कुछ कारणों से, क्योंकि वहाँ पे कोरोना का न्यू स्ट्रेन आ गया, हम सब ने सुना है कि ब्रिटेन में कोरोना का न्यू स्ट्रेन आ गया, और फिर से वहाँ पर 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। इस कारण क्या हो गया है, बोरिस जॉनसन ने हमारा ये गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि बनने का दौरा था वो रद्द कर दिया है। प्रणब मुखर्जी की कौन सी पुस्तक
अभी फ़िलहाल न्यूज़ में आई है और इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, 2-3 बातें भी हमको ध्यान में रखकर चलनी है। पुस्तक का नाम तो जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो पुस्तक का नाम ही पूछ लिया जाएगा, तो सबसे पहले द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, या तो ये दे देंगे कि ये पुस्तक किसकी है, या फिर ये दे देंगे कि प्रणब मुखर्जी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स ये तो है पुस्तक का नाम। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इस पुस्तक में कहा क्या गया है। तो इस पुस्तक में सबसे पहले तो एक बात तो ये कही गई है कि नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री, मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो वो शायद इस अवसर को फ़ायदा उठाती। ये बातें प्रणब मुखर्जी जबकि बता रहे हैं, जब वो खुद मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने वर्ष राजनीति को दिए हैं, तो वो सारी बातें उस समय की बता रहे हैं कि जब नेपाल हमारा हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन नेहरू जी ने उस समय मना कर दिया था। ठीक है, अब उन्होंने कुछ बातें मोदी सरकार के बारे में बोली हैं कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल को कुशलता से नहीं चला सकी, इसकी वजह उसका अहंकार और अकुशलता है। मतलब मोदी सरकार पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के वक्त मुझसे चर्चा नहीं की गई थी, मतलब मैं देश का राष्ट्रपति था, लेकिन उन्होंने एक बार भी यह पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि क्या हम नए नोट चला सकते हैं, ऐसा कुछ। तो उन्होंने बताया है कि मतलब वो एक ऐसा दल है जो अपने ही मर्जी से सब कुछ करता, विपक्ष को साथ लेके नहीं चलता। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब यूपीए सरकार के समय था तो विपक्ष के साथ भी लगातार संपर्क में रहा था और संसद चलाने का पूरा प्रयास किया था। मतलब प्रणब मुखर्जी ऐसे बयानों से ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आजकल के राजनीतिज्ञों को कि आप सिर्फ एक दल, क्योंकि आपके पास एक बहुमत है, तो एक दल मात्र को लेकर ही आप पूरी संसद को नहीं चला सकते, देश को नहीं चला सकते। अगर आपको देश को बेहतर तरीके से चलाना है तो पूरी संसद को साथ लेकर चलना होगा। ये वो लोग, ये प्रणब मुखर्जी ने अपने बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर में कहा है। किस हाईकोर्ट ने तंत्र मंत्र जैसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी है? तो मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद पीठ ने, मतलब मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद जो पीठ है, बेंच है, उन्होंने तंत्र मंत्र करने पर रोक लगा दी है। तंत्र मंत्र करने वाले जो विज्ञापन देते हैं, किसी को वशीभूत करना, इस टाइप के विज्ञापन अपन पढ़ते हैं ना कई बार, तो उन पर रोक लगा दी है कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसे लोगों को भ्रमित करने वाली चीज़ें ना बताई जाए। अब दोस्तों बार बार मैं आपको जो वैक्सीन्स का नाम बता रही थी कि 2 कंपनीज़ है जो वैक्सीन बना रही हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट की तो आई है कोविशील्ड, मतलब जो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, उसका निर्माण भारत में कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसके CEO हैं अदार पूनावाला, ये नाम बहुत सुर्खियों में है। और भारत बायोटेक हमारी जो कोवैक्सीन जो बना रहे हैं, हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन, वो कौन सी कंपनी बना रही है? भारत बायोटेक। उसके MD कौन है? कृष्णा अल्ला। तो हमारी वाली स्वदेशी वैक्सीन की कंपनी के MD तो कौन है? कृष्णा अल्ला। और जो कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, जो भारत में उत्पादित करी जा रही है, कौन सी कंपनी के द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके CEO कौन है? अदार पूनावाला। दोनों नाम सुर्खियों में हैं और अगले पूरे साल सुर्खियों में रहने वाले हैं, इसलिए ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है? तो अपन को पता है पक्षियों के लिए एक नई बीमारी आ गई है, एविएशन इन्फ्लुएंजा नाम से। तो इसके कारण बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं। तो शुरू में हमने राजस्थान में देखी थी, लेकिन अब यह राजस्थान के साथ ही MP, हिमाचल प्रदेश और केरला में भी इसके बहुत सारे प्रमाण देखने को मिले हैं। इस कारण केरला सरकार ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित करते हुए पोल्ट्री की पक्षियों को, लगभग 40,000 पोल्ट्री के पक्षियों को मारने की, मतलब मुर्गियाँ वगैरह जो होती हैं उनको मारने की अनुमति दे दी है। क्योंकि दोस्तों इसका एक ही इलाज होता है, जब बहुत ज़्यादा वायरस पक्षियों में फैल रहा होता है तो जिनको वायरस हो चुका होता है या फिर जो उनके संपर्क में आए होते हैं उनको मारना पड़ता है, क्योंकि ये अन्य पक्षियों में फिर फैल जाता है और सारे पक्षी ख़त्म होने वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।